नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोगों को देखना है। हम लेक्चर 1 में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जीवन रेखा क्यों है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की और भूगोल में अर्थव्यवस्था का क्या काम है, ये सारी बातें हम लोग लेक्चर 1 में जान चुके हैं। पर आज लेक्चर 2 में क्या क्या जानने वाले हैं, आज हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, तो आइए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइपलाइन के बारे में, ओके, फिर पढ़ेंगे जल परिवहन और फिर प्रमुख समुद्री पत्तनों के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनका रोल हमारी अर्थव्यवस्था में रहता है, किस प्रकार से इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। भूगोल में हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिंक हमें देखने को मिलता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि सामाजिक विज्ञान के चारों विषय कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। और अगर आपको भी बोर्ड टॉपर बनना है, अगर आपको भी आसमान को छूना है, तो साहब इन चारों विषयों को जोड़ करके पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी ऐसा अकेलापन नहीं आना चाहिए कि नहीं यार ये चैप्टर तो बिल्कुल हट करके, कुछ भी हट करके नहीं है। कहीं ना कहीं पिछले वाले चैप्टर से, कहीं ना कहीं पॉलिटी की बुक से, इको की बुक से इंटरलिंक होगा। आप अगर इंटरलिंक कर पाएंगे ना तो ही आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कनेक्ट कर करके चलते रहिएगा कि अच्छा ये चीज हमने वहां पे पढ़ी थी, अच्छा ये यहां पर भी आ रहा है, हो ग्रेट। तो हमारे पास क्या है, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए और वही पॉइंट्स हमें क्या है, मार्क्स दिलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं पाइपलाइन के बारे में। हम लोगों ने, मैंने आपको पहले लेक्चर में एक फ्लो चार्ट बनवाया है। उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको स्थल परिवहन में, लैंड में 3 बताया आपको। एक सड़क वाले, दूसरे रेल या रेलवे भी कह सकते हैं, और तीसरा पाइपलाइन। ये दोनों तो हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं, सड़क के बारे में और कौन कौन सी सड़कें होती हैं वो सड़कें पढ़ चुके थे। और रेलवे की क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा दोनों परिवहन में से, दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से कौन सा बेहतर है, रेलवे ज्यादा बेहतर है या रोडवेज जो सड़कें पे चलने वाली जो साधन है वो ज्यादा बेहतर है। दोनों की तुलना हम लोग कर चुके थे। आज बात करनी है पाइपलाइन की। जब जब पाइपलाइन का जिक्र होता है, जब जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं कि पाइपलाइन, तो पाइपलाइन से सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही बात याद आती है कि पानी पहुंचाया जाता होगा। सिर्फ पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन है, हाँ वही पाइपलाइन है, पर उसका और भी जगह इस्तेमाल हो रहा है। आइए जानते हैं। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। तो उद्योगों में और शहरों में मतलब घरों पे, और उद्योग जो होते हैं, उद्योगों में हमने देखा है पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जल संसाधन का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पानी की हर जगह जरूरत पड़ती है, हर उद्योग में जरूरत पड़ती है। घरों पे हमारे हर काम जो है घर पे वो पानी की बदौलत होते हैं। और वो पानी पहुंचता कैसे है? पाइपलाइन के द्वारा। और हमने संघवाद में भी पढ़ा था, ये पाइपलाइन डलवाता है, कौन डलवाते हैं? हमारे पार्षद डलवा देते हैं, विधायक डलवा देते हैं। तो ये जो पाइपलाइन डलवाई जा रही है, ये पाइपलाइन डलवाई जाती है। और पाइपलाइन क्या है, हमारे घरों पे जो नलके होते हैं, नल होता है, उससे कनेक्ट कर दी जाती है और फिर उससे हमारे पास पानी पहुंच जाता है। पहले के समय में सिर्फ और सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी, पर समय के साथ जिस प्रकार से तकनीक ने तरक्की करी, प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, ये और भी काम आने लगी। किस किस काम आने लगी? आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चित्र देखिए, ये आपको यहां पर नजर आ रही होगी पाइपलाइन। ओके, ये पाइपलाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। उसके अलावा देखो, कच्चा तेल भी इन पाइपलाइनों से पहुंचाया जा सकता है। पानी तो पहुंचा ही रहे हैं, उसके अलावा कच्चा तेल भी, पेट्रोल उत्पाद है वो भी पहुंचा सकते हैं, प्राकृतिक गैस है वो भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। शोधनशाला क्या होती है? रिफाइनरीज। शोधनशाला क्या होती है? रिफाइनरीज। ये देखिए यहाँ पे आपको रिफाइनरी दिखाई, जहां पे रिफाइनिंग का प्रोसेस होगा, उसे हम कहते हैं शोधनशाला या रिफाइनरी। उर्वरक कारखानों कौन से उर्वरक कारखाने? उर्वरक का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर, जो हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो जमीन है, जो खेती की जमीन है, वो ज्यादा उपजाऊ हो और ज्यादा से ज्यादा उपज दे, ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़े। तो वह क्या होता है? उर्वरक होता है। तो जो उर्वरक के कारखाने होते हैं, उनमें भी कुछ केमिकल्स के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करा जाता है। और बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। यह रही पाइपलाइन, और ये क्या है? ये एक रिफाइनरी या शोधनशाला है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। देखिए, अब ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का मतलब क्या होता है? सॉलिड। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ। ठोस पदार्थ तो क्या होता है? जो ठोस हो, मजबूत हो। और तरल क्या होता है? लिक्विड। जैसे कि मान लो पानी, दूध, ये क्या है? ये लिक्विड है, तो अब जो ठोस पदार्थ होते हैं, अब ठोस पदार्थ को तो हम लोग क्या है कि किसी पाइपलाइन में डाल नहीं सकते, क्योंकि वो पहुंचेगा ही नहीं ना,
भाई जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आज हमारा नल होता है, ओके नल होता है, वॉश बेसिन मान लो, कोई सा भी नल मान लो, उस नल में अगर कोई कचरा फंस जाए और उस कचरे में मान लो एक पत्थर फंस गया, पत्थर क्या है, पत्थर क्या है, ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, वो उस नल में फंस गया, वो उस नल में क्या हो गया, फंस गया। जब वो उसमें फंस गया तो वो आगे नहीं जा पाएगा। भाई नल या पाइपलाइन बात तो एक ही है, पाइप ही तो है, नल भी जो हम ऊपर से कनेक्शन ला करके नीचे लाते हैं वो क्या है, पाइप ही तो है। तो उसमें मान लो एक जगह पत्थर आकर के फंस गया, पत्थर क्या है, सॉलिड है, ठोस पदार्थ है पत्थर। अब ये पत्थर क्या है, पत्थर नहीं आगे बढ़ पाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम ये भी मानते हैं कि जैसे काफी लोगों को क्या होता है, स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो जब वो पथरी वो भी आगे नहीं बढ़ पाती, पर उसको क्या होता है, इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़ दिया जाए, और तोड़ दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये तोड़ करके इसको बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया जाएगा, इसको लिक्विड कर दिया जाएगा, और लिक्विड कर करके फिर क्या होगा, उस पाइपलाइन में से, नल वाली जो पाइपलाइन है उसमें से जा सकता है, तो उसमें से ये पत्थर क्या है, निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ है जिस ठोस पदार्थ को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, और पहुंचाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको तरल अवस्था में लिक्विड में चेंज कर देते हैं, और लिक्विड में चेंज करके पाइपलाइन के द्वारा भेज देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूं। जब आप बच्चे थे, ठीक है, जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, एनीवन, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम डॉक्टर, मान लो कोई बीमार हो गए, डॉक्टर में ये बड़ी बड़ी गोलियां देता था ना, ठीक है, हम लोग लेते थे क्या, नहीं लेते। फिर मम्मा क्या करती थी, मम्मा उस गोली को ऐसे पीस करके, छोटा सा पीस करके, एक चम्मच लेती थी, स्पून लेती थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, वो दवाई उसमें डाल करके ऐसे मिला करके हमें दे देती। अब वो इतनी बड़ी जो गोली का डर रहता था ना, ठोस पदार्थ था, और नहीं नहीं मम्मी मैं तो नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अब वो उसको लिक्विड करके मम्मी ने पिला दिया, तो लिक्विड तो क्या आसानी से चला गया, और जो बड़ी गोली थी वो यार कहीं फंस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ठोस पदार्थ को भी हम क्या है, लिक्विड के जरिए पाइपलाइन के द्वारा पहुंचा सकते हैं, तो भी हमारी पाइपलाइन बहुत यूजफुल होती है। ये भी शोधनशाला का ही, मैंने आपको रिफाइनरी का ही एक चित्र और दिखाया। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई। देखो सुदूर आंतरिक भागों में स्थित, जहां जहां शोधनशालाएं स्थापित है, कौन कौन सी जगह, बरौनी, देखो बरौनी आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ये आपको एक मैंने मानचित्र दिखाया है, ये रहा बरौनी, यह पटना है, यहाँ पर ये जगह पे पटना है यहाँ पे, और यहाँ पर ये बरौनी, ये पटना, ये बरौनी, फिर इसके आगे की जगह है, तो ये बरौनी वाली जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पे नाम लिखा है उसका बरौनी, बरौनी का मथुरा और पानीपत भी मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना, जो गैस पर आधारित, भाई ऐसा कोई भी उर्वरक कारखाना है जिसको में गैस की जरूरत होती है, वो उर्वरक कारखाने तभी स्थापित हो पाए जब पाइपलाइन के जाल, जो ट्रैप है, पाइपलाइन का जो जाल है वो बिछ पाया, वो स्थापित हो पाया है, तभी क्या है ये संभव हो पाया। तो उर्वरक कारखाने ये तभी संभव हो पाए हैं जब क्या हुआ है, पाइपलाइनों की स्थापना हुई, पाइपलाइन की शुरुआत हुई है। तो कहां कहां की बात कर रही है, ये बरौनी की बात कर रहा है, बरौनी कहां पर है, बिहार में है। आ जाओ आगे देखते हैं, मथुरा, ये रहा मथुरा, जो ये पूरा रेड रेड में आपको दिख रहा है, ये तो यूपी है, पूरा यूपी है। और ये हल्का सा जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा रहेगा मथुरा। फिर इधर आ जाओ पानीपत, तो मथुरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, पानीपत कहां पर है, हरियाणा। हमने ट्रिक पढ़ी थी ना, पंजाब हरियाणा, तो ये रहा, ये ब्लैक हरियाणा में पानीपत। देखो पानीपत और फिर इधर मथुरा, दोनों आपको पास पास में नजर आएंगे। अब इस वाले में अगर आप देखना चाहो ना, तो ये वाली जो जगह, ये वाली जो जगह आपको देखने को मिलेगी, ये पानीपत होगी, और ये क्या होगा, मथुरा होगा। तो हरियाणा और यूपी, तो पानीपत और ये आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा। तो पानीपत, मथुरा, और लास्ट में मैंने आपको बरौनी दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। देखो कोई भी, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम कोई भी चीज निवेश करते हैं, तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उस पर एक बार लगाने का तो खर्चा आएगा ही, पर उसको साथ साथ चलाने के भी खर्चा आएगा, उसको साथ साथ चलाने का भी खर्चा आता है। ओके, जैसे मान लो मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदना तो एक खर्चा है, पर उसको मेंटेन करके भी रखना। मान लो कभी उसके टायर खराब हो गया, बदलाओ, उसमें कभी इंजन में प्रॉब्लम आ गई, सही कराओ, उसमें कभी हॉर्न नहीं बज रहा, सही कराओ। तो एक चीज तो होता है इन्वेस्ट कर देना, और एक उसको बनाए रखना। तो इसी प्रकार से जब पाइपलाइन को बिछाते हैं, मतलब पाइपलाइन डाली जाती है सड़कों पर या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जाती है पाइपलाइन, वो बिछाने की जो लागत है वो अधिक है। जब आप शुरुआत में पाइपलाइन को बिछाते हैं, वो लागत अधिक है, वो इन्वेस्टमेंट, वो कॉस्ट तो ज्यादा होगी, पर उसको मेंटेन करने की, उसको चलाने की, उसको रनिंग करने की क्या है, न्यूनतम है, कम से कम ही होगी, बहुत कम ही खर्चा लगेगा। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा महंगा नहीं है पाइपलाइन वाला जो
हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश होता है, वो ज्यादा महंगा नहीं है दूसरों की तुलना में अगर हम देखें तो। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान ही रखना है। ये इस पर आप चाहे 2 स्टार बना लीजिए, मैं ज्यादा तो नहीं दूंगा इस पे, 2 स्टार आप बना लीजिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भैया कौन से पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन 100% पे चांसेस बनते हैं कि 3 प्रमुख जाल हमें बताइए। सबसे पहले देखते हैं, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते होते हुए कानपुर उत्तर प्रदेश तक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनिएगा। गुवाहाटी, गुवाहाटी कहां पर है भैया? असम में। गुवाहाटी कहां पर है? असम में। बरौनी अभी हमने देखा बिहार में। इलाहाबाद कहां पर? इलाहाबाद या प्रयागराज कहां पर है? यूपी में। और कानपुर भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश, इन्होंने लिख ही रखा है। तो गुवाहाटी से शुरू होती है, गुवाहाटी से बरौनी आती है, बरौनी से इलाहाबाद और इलाहाबाद से कानपुर। बीच में और भी रास्ते में जाएंगे, तो आप इसको ऐसे भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो ऐसे लिखिएगा गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर बरौनी, बरौनी से कहां पर गया? इलाहाबाद या प्रयागराज लिख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद क्या है? कानपुर। ये आपको एक पहला वो मिल जाएगा कि अच्छा पहली जो पाइपलाइन है वो कहां से? गुवाहाटी से बरौनी, बरौनी से प्रयागराज और प्रयागराज से कानपुर। तो इससे क्या है, आपको ये पूरा इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो याद करने की जरूरत नहीं होगी, पर एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। और एग्जाम में जब आप लिखे तो नीचे एक ब्रैकेट बना करके ये भी लिख दीजिएगा कि सर गुवाहाटी से बरौनी, बरौनी से प्रयागराज और प्रयागराज से कानपुर तक जाती है। ओके, ठीक है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। अब इसमें भी 2 भाग कर दिए गए। पहली तो कौन सी? बरौनी से राजबंद और होकर हल्दिया तक। मेरी बात यहां पर आ जाओ, बरौनी, बरौनी कहां पर था? बिहार में। बरौनी से होते हुए हल्दिया जाएगी, ये रहा हल्दिया, और हल्दिया आपको कहां पे देखने को मिलेगा? बंगाल में। तो बरौनी से कहां? बरौनी से राजबंद होकर के हल्दिया चले गए, फिर राजबंद से मोरीग्राम और उसका गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। तो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी भी आ जाओ। देखो गुवाहाटी कहां पे था? आसाम में, और सिलीगुड़ी कहां पे? बंगाल में। बंगाल का जो ऊपर वाला भाग है जो सिक्किम से टच हो रहा है, तो जो सिक्किम का जो टच भाग हो रहा है वो कौन सा है? हिल स्टेशन है, और सिलीगुड़ी एक हिल स्टेशन है, एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो अब यहां पर देखो ये गुवाहाटी से होता हुआ कहां पर आ रहा है? ये रहा सिलीगुड़ी और ये रहा गुवाहाटी। आप आराम से आपको 1-2 मानचित्र उठाइएगा और उन मानचित्रों में से प्रैक्टिस करेगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, तो ये क्या है? ये पहला हमें देखने को मिल रहा है पाइपलाइन का जाल, जो कहां से कहां तक था? गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, कानपुर, और उसमें भी 2 शाखाएं हम लोगों ने बना ली। एक बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक की। ओके, तो नेक्स्ट जाल पे पढ़ते हैं। गुजरात में सलाया से विरमगांव, देखो अब इसमें भी आप बना सकते हो, सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत तक के रास्ते होते जालंधर तक पहुंच जाती है। ये वाला पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया। देखो सलाया, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, जालंधर, 3-4 राज्य ये कवर कर लेगी। इसके अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। दूसरा जाल इनका हो जाता है। तीसरा जाल है गैस पाइपलाइन, गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाजापुर, बपराला व अन्य स्थानों पर भी है। तो आप इसमें भी बना सकते हैं भाई गुजरात में हजीरा, तो हजीरा कहां पर भैया? गुजरात में। और गुजरात से कहां जा रही है? यूपी में जा रही है, यूपी के जगदीशपुर में जा रही है, पर जगदीशपुर से पहले विजयपुर में यूपी एमपी में इसको मिला देगी। तो ऐसे करके आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से आपको इसमें आसानी होगी। वैसे कोई इतने बड़े भी नहीं है, आपको 1-2 जगहों के नाम याद रखने हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो जिन जिन जगहों से होगा, जो बिहार का होगा उसको बरौनी का नाम याद रहेगा, जो यूपी से होगा उसको बिल्कुल जगदीशपुर का, इन जगहों का नाम पता होगा। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं जल परिवहन पे। तो 3 पाइपलाइन जो जाल बिछा रखे हैं सरकार ने वो हमने देख ली। अब आते हैं जल परिवहन पे, वाटर ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, आप हमें 2-3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं मुख्यतः। एक सड़क पे चलने वाला, सड़क पे चलने वाले में तो जैसे आप बस मान लो, टेम्पू, ट्रक, सब कुछ ही आ जाता है। उसके अलावा एक हम रेलवे को मानते हैं। ये 2 ट्रांसपोर्ट हमारे पास है। और उसके बाद आता है तीसरा वाटर ट्रांसपोर्ट का, और एक आएगा एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलता है, हवाई जहाज। हवाई जहाज तो क्या है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हवाई जहाज में बैठ सके, क्योंकि हवाई जहाज बहुत महंगा होता है, हर किसी के अफोर्डेबल नहीं होता। हर कोई वहां तक अप्रोच नहीं कर सकता है कि भाई इतना पैसा देकर के वो बैठ जाए। तो लोगों को सस्ता जो नजर आता है सड़कों का और रेलवे का नजर आता है। सड़क और रेलवे का जाल ऑलमोस्ट पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पर सबसे सस्ता आप देखोगे ना तो जल परिवहन है। वाटर ट्रांसपोर्ट से सस्ता कुछ भी नहीं है। और वाटर ट्रांसपोर्ट में बस दिक्कत ये वाली बात है कि वो हर जगह अप्रोचेबल नहीं है, आपको हर जगह से नहीं जोड़ सकता। इसलिए हम लोग क्या है, सड़क वाले साधनों की और रेलवे की हम ज्यादा वैल्यू करते हैं, उनमें ज्यादा सफर करना पसंद करते हैं।
जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता अगर कोई भी साधन है तो वो जल परिवहन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब आप यहां पे इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो, जल परिवहन में क्या चलेंगे? पानी वाले जहाज चलेंगे, कार्गो शिप चलेंगे। तो वो पानी वाले जहाज में हमने एक जगह और पढ़ा है, अब भी एक चैप्टर खत्म करा था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बड़े बड़े जानवरों को उनमें भर भर करके ले जाया जा रहा है। अब जानवर कितनी जगह रोकते थे और कितनी जगह रोकते थे, पर फिर भी उनको ले जाया जा रहा है, और फिर बाद में उनमें रेफ्रिजरेटर लगा दिए तो उनका मांस ले जाया जा रहा है। तो अब हमने क्या है, यहां पे ज्योग्राफी को किससे कनेक्ट करके देखा? हिस्ट्री से। अब जब आप भी कभी जल परिवहन पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यार वहां पे मांस का निर्यात। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कभी कल को जल परिवहन का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें एक उदाहरण में ये बात भी लिख सकते हो कि भाई उस समय में भूमंडलीकृत विश्व वाले समय में ये बात मांस का निर्यात करा जाता था जहाज के द्वारा, ये है। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, टीचर को लगता है कि हो बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ करके आया, दैट्स अ ग्रेट। तो सबसे सस्ता साधन होता है ये। भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। भारी या स्थूल मतलब दोनों का मतलब एक ही, बल्कि होता है, बल्कि मतलब भारी है, ठीक है। हमने अब स्थूल शब्द, ये स्थूल शब्द कहां पे पढ़ा था? कोयले वाले में पढ़ा था कि कोयला क्या होता है? स्थूल होता है, भारी होता है, पर जब उसकी राख बन जाती है तो वो हल्का हो जाता है। तो स्थूल काय वस्तु, तो भारी और जो बहुत मजबूत वस्तु है उनको ढोने में क्या है? अनुकूल है, मतलब ढो सकता है, मतलब उनका बोझ उठा सकता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जो जहाज है वो बोझ उठा सकता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। ऊर्जा सक्षम मतलब एनर्जी भी ज्यादा नहीं लेगा, एनर्जी सफिशिएंट है। आपको फ्यूल जो है, फ्यूल कम ही लगता है एज कंपेरिजन टू दूसरे जो हम देखते हैं जितने भी साधन है उनमें। और पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण को खराब नहीं करता। सबसे अच्छी बात यह कि इको फ्रेंडली रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। सबसे बेहतरीन जो बात है वो यही है, इको फ्रेंडली रहेगा। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है पर्यावरण को। और अगर पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है तो यहां पर हम फिर से ज्योग्राफी में एक शब्द हमने पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय जो विकास है उसमें भी काम आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सतत पोषणीय विकास हम लोगों ने पढ़ा, तो पर्यावरण के अनुकूल है तो सतत पोषणीय विकास में काम कर सकता है। भारत में अंत स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। देखो टोटल जो हमारा जो मार्ग है, जो पानी से हम लोग कवर कर सकते हैं वो 14,500 किलोमीटर का है। मशीनीकृत है, मशीनों वाली जो नौकाएं हैं, जो नाव है, उनसे सिर्फ 5,685 तक का ही हम लोग कर पा रहे हैं। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। हम यहां पे सिर्फ 4 या 5 जल मार्गों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ 4 या 5 जल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। अब पर आप सोचिए कितने जल मार्ग भारत सरकार ने बनवा रखे हैं, सोचिए। एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि टोटल जल मार्ग भारत सरकार ने कितने बनवा रखे हैं। ओके, 10, 20, 25 और कितने, चलो लास्ट में बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। नौगमीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। तो देखो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, अब आ जाओ यहां पे, ये रहा भैया हल्दिया मैंने बताया ना अभी बंगाल में था। हल्दिया से होते हुए देखो, अब ये हल्दिया से पूरा बंगाल से फिर ये थोड़ा सा झारखंड वाला भाग लेगा, और झारखंड से फिर ये पूरा बिहार वाला, और बिहार से फिर ये इलाहाबाद वाला। और किस पे लिया? गंगा जलमार्ग है, गंगा नदी के ऊपर लिया है। और कितना है भैया? 1,620 किलोमीटर लंबा है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनता है तो 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू में बन सकता है, 1 मार्क्स वाले 1 लाइन वाले क्वेश्चन में बन सकता है कि भैया नौगमीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सा है, कहां से कहां तक का है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि हल्दिया इलाहाबाद का है या बरौनी से लेकर के मथुरा का है, कोई भी आपको एक ऑप्शन, वो 2-3 ऑप्शन दे देंगे और आपको उसमें पता करना होगा कि कौन सा सही है। आपको ये चीजें फैक्ट्स हैं, ये आपको याद ही रखनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप अभी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको फ्यूचर तक याद रहेगा, तो बहुत बहुत काम आएगा ये। दूसरा, नौगमीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। देखो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सदिया व धुबरी के मध्य। तो अब आप यहां पर आ जाइए, कहां से कहां तक का बोला इन्होंने? सदिया व धुबरी के मध्य। ये रहा भैया सदिया, ये रहा सदिया, सदिया से होते होते चलिएगा, ये आपको आ जाएगी धुबरी। ओके, सदिया से धुबरी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और कितना? 891 किलोमीटर का है। और ये कितना है? ब्रह्मपुत्र जलमार्ग पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। नौगमीय जलमार्ग संख्या 3 केरल में पश्चिमी तटीय नहर। देखो अब बोला पश्चिमी तटीय नहर, तो अब हम लोगों ने पढ़ तो रखा है भैया पश्चिम और पूर्व। तो ये वाली पश्चिम, इस वाले तट पे आपको देखने को मिलेगा। तो इधर वाले पे आ जाओ, इसमें कहां से बोला है? कोट्टापुरम। ये रहा भैया कोट्टापुरम।
कोट्टुपुरम से लेकर कोल्लम, कोट्टुपुरम से लेकर के कोल्लम तक, यहां तक आपको देखने को मिलेगा उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर। और किस पे बना गया है? उद्योग मंडल चंपकारा नहर 205 किलोमीटर का ये बनाया गया है। ये आपको मैंने मानचित्र पे दिखा दिया है। ओके, फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर का बनाया गया है। कहां से कहां है भैया? काकीनाडा, काकीनाडा नहर, काकीनाडा नहर से लेकर के इन्होंने क्या बोला है? पोंडिचेरी, पुदुचेरी नहर तक ये पूरा, और इसमें गोदावरी और कृष्णा नदी, तो मतलब दो नहरों को भी लिया गया, काकीनाडा नहर और पुदुचेरी नहर, और उसके साथ गोदावरी कृष्णा नदी भी है, और टोटल 1078 किलोमीटर लंबा ये हमें देखने को मिलता है। फिर आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 में क्या है? मातई नदी। कौन सी नदी है? मातई नदी। महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी, देखो ब्राह्मणी नदी, मातई नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। तो बोले सर इसका मानचित्र नहीं दिखाओगे क्या? कैसे नहीं दिखाएंगे बच्चों, कैसे नहीं दिखाएंगे, आपको इसका मानचित्र भी देख लीजिए। ये देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो भी होते हैं कंप्लीट। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। तो जो मुख्य 5 जलमार्ग है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए, वो तो आपको 100% याद रखने ही रखने हैं, कोई भी उसमें चांसेस नहीं बनता कि आप उसको भूल जाए। तो वो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग आपको याद रखने हैं, और विशेष करके आपको वो याद रखने ही होंगे। उसके अलावा भी कोई से, मांडवी, ये मांडवी जगह कहां पर है? ये मांडवी जगह है गुजरात में। जुआरी और कंबर जुआ, तो जुआ कहां पर? एक जगह ही मिलेगी। कहां पर है? गोवा में भैया, गोवा में, ठीक है ना। तो जुआरी और कंबर जुआ। सुंदरबन, ये सुंदरबन आपको कहां देखने को मिलेगा? बंगाल में। बराक, केरल का पश्चिम जल, तो केरल, ये सब जगह का मैंने आपको बता दिया। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्र द्वारा ही होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पत्तनों पे, पत्तनों का पहले मतलब समझ लेते हैं। पत्तनों को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये पूरा समुद्र वाला इलाका है। मैं यहां पर इसे ब्लू से कर देता हूं, क्योंकि पानी कैसा है? वैसे पानी कलरलेस होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता, फिर भी यहाँ पे ब्लू वो आसमान के चक्कर में हमें नजर आता है, तो हम इसे ब्लू कर देते हैं। ओके, अब क्या है? पतन का मतलब क्या है कि अब जैसे है ना, इस पानी में जहाज तो पानी में चलेगा, पानी वाला तो है ना, पानी वाला जहाज पानी में चलेगा, तो वो जब पानी में चलेगा तो ये जो स्थान है ये तट है, और यहां पर हमने क्या है? एक तरीके से एक स्टेशन सा बना रखा है कि अच्छा यहाँ पर भाई वो आकर के खड़ा होगा, फिर यहाँ से सवारी लेगा या सामान लेगा, जो भी लेगा, और फिर वो वापस चला करके रूट अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो हमारे देश में बहुत सारे पतन है, और उन पतनों के, उन पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। पतन का मतलब एक ये भी होता है कि गिरावट आना, ठीक है ना, वो पतन नहीं है यहाँ पे पतन का मतलब पोर्ट्स है, उनके द्वारा किया जाता है। 95% जो भारत का व्यापार है वो इन पतनों के द्वारा ही होता है, और अगर मुद्रा के रूप में आप देखोगे तो 68% व्यापार हमारा होता है। ओके, मतलब टोटल जो व्यापार हम लोग कर रहे हैं वो 95% है। मेरी बात समझिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा। 95% व्यापार हमारा इन पतनों के द्वारा समुद्र रास्तों से हो रहा है। मुद्रा के रूप में 68 कैसे? भैया देखो, जो हम व्यापार कर रहे हैं, जिनसे हमें मुद्रा ज्यादा मिल रही है, उसमें 68% है। भैया जैसे मान लो कि जो भी हम बेच रहे हैं वो 100 सामान हमने बेचे, उसमें से 95 जो सामान हमने भेजे ना, वो समुद्र से भेजे, और उनसे जो कमाई हुई है वो 68% हुई टोटल का। पर जो 5% हमने और किसी रास्ते से भेजा, उनसे हमने 32% कमाई हुई है। ओके, ये बात आपको इस प्रकार से याद रखनी है। अब आते हैं प्रमुख समुद्री पतन, ठीक है, जो मेजर इंडिया के पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। भारत की 7516.6 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ भी रखा होगा कि भारत की तटीय रेखा कितनी है। 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पतन है। ये संख्या याद रखनी पड़ेगी, कितने मुख्य पोर्ट भारत में है, कितने हैं? 12 प्रमुख हैं, और 200 छोटे बड़े आपको पतन देखने को मिलेंगे। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा। ये एक पोर्ट की एक आपको मैंने इमेज दिखाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कच्छ में कांडला पतन, ठीक है। अब कुछ कांडला पतन, ये कांडला जगह कहां पर है भैया? ये कांडला जगह है गुजरात में, और उसका नाम बदल करके अभी किस पे कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे कर दिया गया, और नाम रखा गया दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ज्वारीय पतन है। अभी ज्वारीय क्या होता है सर? टाइड,
ठीक है, टाइड है। और हम लोगों ने टाइड वाला किस में पढ़ा था, ऊर्जा संसाधन वाले में पढ़ा है ना, खनिज और ऊर्जा संसाधन में आपको पूरा समझाया था कि जैसे मान लो ये खाड़ी वाला इलाका है, यहाँ पे बांध बना लिया जाएगा, फिर वो पानी अंदर आएगा, फिर वो पानी बाहर जाएगा, उससे ऊर्जा बनाई जाएगी। तो ये ज्वारीय पतन है, ये ज्वारीय पतन है कांडला वाला। क्यों ज्वारीय पतन है, आपने कभी गुजरात का नक्शा देखा है, वो इसी प्रकार से है। 2 खाड़ियां पड़ी थी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, याद आ रहा है कुछ, इंटरलिंक करके रखा करो। तो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तो वहां पे वो ज्वारीय जगह थी, वहां से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये ज्वारीय पतन तो हो ही गया, ऑटोमेटिकली हो गया, खुद पे खुद ही हो गया। ये बात आपको क्लियर। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खादानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। देखो आप इतना इन सारे जगहों के नाम याद भी ना रखोगे तो भी दिक्कत नहीं, कर लोगे तो बेहतरीन है ही। तो दीनदयाल पतन आयात निर्यात में काम कर रहा है, बस ये याद रखना है क्यों कर रहा है, औद्योगिक और खादानों के, औद्योगिक सामान जितने हैं वो और खादान जो खाने पीने वाले सामान है उनका आयात निर्यात में इसका मुख्य रोल है। किसका, कांडला पतन या दीनदयाल पतन का है। मुंबई वृत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई वृत्तम, वृत्तम मतलब सबसे बड़ा पतन है, सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसके प्राकृतिक, देखो अभी हम 2 प्रकार के पतन और दिखाऊंगा मैं आपको। एक होते प्राकृतिक, नेचुरल, और एक होते कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ओके, तो सर ये प्राकृतिक में और कृत्रिम में अंतर क्या है वो भी जानेंगे कि किस प्रकार से है ना प्राकृतिक जो पोताश्रय है या प्राकृतिक जो पतन है वो बनते हैं, वो क्या है। खुले हैं, बहुत बड़े बड़े, विस्तृत और सुचारू पोताश्रय। पोताश्रय का मतलब क्या होता है, पोताश्रय को इंग्लिश में हम कहते हैं हार्बर, इंग्लिश में हम कहते हैं हार्बर। आप लोग कभी, आप ट्रेनों में तो आपने सफर करा होगा, बेसिकली सी बात है, कॉमन सेंस है, करते ही हम लोग आम जीवन में 1 बार 2 बार कराइए ट्रेनों में। आप देखा करो, जैसे मान लो एक छोटा सा ही प्लेटफॉर्म होता है, यहां पर क्या है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक प्लेटफॉर्म, इसके पास वाला जो ट्रैक है ना वो ट्रैक हमेशा बिजी रहता है। ओके, एक प्लेटफॉर्म इधर है, यह वाला भी एक हमेशा चलता रहेगा, पर इसके बीच में क्या है, 3 वो है ट्रैक है, 3 ट्रैक है। तो इन ट्रैकों में आपने कभी कभार देखा होगा गाड़ियां खड़ी रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है, ट्रेन खड़ी रहेगी। जो खड़ी रहने की जगह है ना उसे यार्ड बोला जाता है। अगर रेलवे की भाषा में बात करूं तो उसे यार्ड बोला जाता है, वहां ट्रेन खड़ी रहेगी। जब फिर उस ट्रेन का नंबर आएगा तो फिर वो वापस अपने मेन प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ी होकर चली जाएगी। जैसे भाई एक दिन खड़ी कर दी, आज उसको नहीं जाना, कल जाना है उसको, तो वो यार्ड पे खड़ी रहेगी। या मान लो इन प्लेटफॉर्म के बाहर कोई ऐसी ट्रैक बनाए रखते हैं जहां पे वो खड़ी रहती है, मतलब ट्रेन खड़ी रहेगी, वो जगह यार्ड है रेलवे में। तो उसी प्रकार से जहां पे आप जहाज को ला करके खड़ा कर दोगे कि अब नहीं जाना, बाद में जाएंगे, उसे कहते हैं हार्बर या पोताश्रय। और पतन क्या है, जहां से व्यापार चलता रहता है, आता जाता रहता है, जाएंगे आएंगे। पतन को आप इस प्रकार से ले सकते हो, मुख्य ट्रैक है जहां पे गाड़ी चलेगी, और पोताश्रय क्या है, जहां पे गाड़ी जाकर के रुक जाएगी। तो मुंबई वृत्तम पतन है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। तो ये जवाहरलाल पतन, फिर इसके सामने एक जवाहरलाल पतन भी बनाया गया, क्योंकि मुंबई पूरा कवर नहीं कर पा रहा था, मुंबई पूरा उसका जो जितना सामान और जितनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, ज्यादा काम फैल गया। लौह एशिया के निर्यात के संदर्भ में मार्मागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। ये सब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, मार्मागांव पतन कहां पर है। अब ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मार्मागांव पतन किस काम के लिए आ रहा है, लौह एशिया के निर्यात के लिए। यहां से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लौह एशिया का निर्यात किया जाता है। कहां से, मार्मागांव पतन से। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुदेरमुख खानों से निकले लौह एशिया का निर्यात करता है। कुदेरमुख खाने हमने पढ़ी है खनिज वाले में, और जो न्यू मैंगलोर है, ये न्यू मैंगलोर का जो पतन है वहां से है, लौह एशिया का निर्यात कर रहा है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन, ये एक लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय। लेगुन क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पोताश्रय मतलब हार्बर, जहां प्राकृतिक नेचुरली वो बना हुआ है, तो उसमें हमने नहीं बनाया। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पतन है। ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है और इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। तूतीकोरन पतन ये रहा। अब आ जाओ एक बार अपन लेगुन को समझते हैं। देखो एक्चुअल में लेगुन होता क्या, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। अब भी दुनिया में है ना, आपको पता है कि हम लोग खुद भी एक द्वीप बना सकते हैं। द्वीप इन द सेंस दीपक वाला द्वीप नहीं है, द्वीप आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। चाइना ये लोग कर भी रहे हैं। वो करते कैसे हैं वो बात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मतलब मान लो पहले वो उसके नीचे बिल्कुल सैंड डाल देंगे, जो मिट्टी है वो डालते जाते समुद्र में, फिर उस पर और वर्क डालते हैं और उस पर कंक्रीट डालकर मतलब एक पूरा उस पर फिर बिल्डअप कर करके पूरा एक अलग से द्वीप बना सकते हैं, आइलैंड बना सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, और बना भी रहे हैं। पर ये गलत है, प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो करते क्यों ऐसा, मेरी बात सुनना, वो कर क्यों रहे ऐसा।
वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि अगर भारत, जैसे आज यहाँ पर भारत है आज यहाँ पर, तो वहां पर क्या होगा कि अगर वो जैसे मान लो कि भारत के पास आकर इधर चाइना कल को बना दे, एक द्वीप बना दे, आइलैंड बना दे, तो कल को भारत पे अटैक करने के लिए उसके पास आसानी हो जाएगी और एक उसका विस्तार भी हो जाएगा, देखो हमारी जगह है। ओके, तो वो बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आओ मेन बात जानते हैं, लेगुन। लेगुन होता क्या? ये आपको चित्र दिख रहा है, लेगुन सीधा सा आपको चित्र दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रही है? मिट्टी या जमीन, जो भी वॉटेवर आप कहेंगे, ये आपको मिट्टी दिख रही है। इधर भी पानी है और इधर भी पानी है या नहीं है ना बच्चों? भैया इसमें भी पानी सरकार और इसमें भी पानी, तो बोले सर लेगुन क्या है? अब आप ये बात देखो कि ये जो है ना, ये पूरा एक ही समुंदर है, एक ही समुंदर है, परंतु इसमें है ना ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग बिल्कुल अलग हो चुका है। चाहे वो रेत से हुआ हो, किसी जमीन के टुकड़े से हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ हो, पर ये मुख्य समुद्र से है वो अलग हो चुका है और ये क्या कहला रहा है? लेगुन कहला रहा है। आइए, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि ये भारत है, ओके ये भारत है। अब यहां पर जैसे मान लो, और इधर पूरे में सागर ही सागर है, ठीक है, इधर पूरे में क्या है? सागर ही सागर। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है इधर वाले, मान लो ये पूरा बंगाल। अब कल को मान लो यहां पे कभी कोई मिट्टी इकट्ठी हो गई या कोई जमीन का ऐसा टुकड़ा है वो रह गया और उसमें पानी एंटर हो जाता है, उसमें पानी एंटर हो जाता है। ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं ना, अब इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया, ये वाला जो समुद्र है ना वो अलग हो गया और ये समुद्र का टुकड़ा एक अलग से बड़े समुद्र में छोटा सा एक आपको देखने को मिलेगा। वो क्या कहलाता है? लेगुन कहलाता है। वो लेगुन कहलाता है। पर यही लेगुन अब हमारे काम आ जाता है पोताश्री के, हमारे काम आ जाता है पतन के। आई बात समझ में? भैया बात को समझिएगा, ये एक अलग से ही क्या बन गया है? पोर्शन सा बन गया है। मतलब हम इसे कह दो मिनी समुद्र सा है। भैया एक समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर समुद्र है। भैया ये पूरा क्या है? ये पूरा बड़ा समुद्र था और उसमें एक छोटा सा बन गया। ये पूरा समुद्र था, इसमें मिट्टी से मान लो, जमीन का टुकड़े से मान लो, किसी से भी मान लो, तो ये क्या है? ये लेगुन बन गया है। तो अभी एक बार लास्ट स्लाइड पे आता हूं मैं वापस से। यहां पे क्या बोला? दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है, एक लेगुन के मुहान में लेगुन बना हुआ है वहां पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। तो अब इन्होंने क्या बोला? चेन्नई हमारा क्या है? प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? हमने बनाया, मानव निर्मित है, खुद नहीं बना है। प्राकृतिक तो क्या होता है? खुद बना हुआ होता है। कृत्रिम या आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने बनाया। कैसे बनाया सर? ये बना कैसे, किस प्रकार से हम लोगों ने इसे तैयार करा, तो वो हम देखेंगे। अब इस बात को समझिए। देखिए, जो जमीन का टुकड़ा होता है ना, जमीन के नीचे पानी में भी आप देखेंगे ना, पानी में भी एक साथ नीचे नहीं उतर जाता। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझे पानी दिख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से सारा नीचे पानी, धीरे 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 जमीन का टुकड़ा क्या होता जाता है? खत्म होता जाता है। ओके, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तो उसे कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, फिर उसके बाद और चीजें आती जाती है ऐसे। अब आप भारत में भी एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा। भारत का है ना दो भाग आप देखिएगा। ये जो पश्चिमी भाग है ना, यहां पर आपको प्राकृतिक पतन ज्यादा देखने को मिलेंगे। किधर? इधर पश्चिमी भाग है, प्राकृतिक पतन ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इधर आपको प्राकृतिक पतन कम देखने को मिलेंगे। क्या चक्कर है सर? ये नहीं समझ में आया? अब सुनो मेरी बात। तो अब देखो क्या है भाई, इधर भी सागर उधर भी सागर, बराबर मामला ना। तो अब होता है क्या, जब सागर में हम उतरते तो देखो नीचे नीचे पहले जब उतरेंगे, फिर थोड़ी सी जमीन रहेगी, फिर थोड़ी सी और जमीन रहेगी, फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे से क्या है? डीप में जाता जाता है। ओके, धीरे धीरे जाता है। तो अब ये जैसे अब मान लो यहाँ पर हमारा भारत का कंप्लीट हो रहा है, तो यहां पर मान लो ये है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बड़ा जहाज होगा वो तो आ नहीं पाएगा ना, वो टकराएगा इससे। भाई यहां तक अगर जमीन है तो मतलब यहां पे पानी कम होगा, ऑफ कोर्स ही बात है ना भैया। यहां पे क्या होगा? पानी कम होगा। यहां पे जमीन है तो यहां पे पानी कम होगा ना। तो अब जब पानी होगा, कम होगा, तो उसमें बड़ा जहाज तो आएगा नहीं, क्योंकि पत्थर जो है, पत्थर है, मिट्टी है, जमीन है, जो भी वो टकराएगा उस जहाज से, और जब वो जहाज से टकराएगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अलग से आर्टिफिशियली हम उस पर थोड़ा बना करके रखते हैं, यहां पे वो टकराएगा। पर ये हो क्यों रहा सर? इधर तो नहीं है, इधर क्या वो जमीन नहीं है क्या? तो आप बोल रहे हो इधर तो प्राकृतिक है, बने हुए हैं पतन, बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इधर हम बना रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं पतन। चक्कर क्या है? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इधर है ना, इधर नदियां ज्यादा बह करके आती है, जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी बड़ी नदियां इधर बहती हुई आ रही।
बंगाल की खाड़ी में गिर रही, और जब वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही वो कहाँ हिमालय से, कोई कहीं से, कोई बड़े पहाड़ से, कोई कहाँ से बह करती हुई आ रही, तो बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर के आती। तो जो उनके सेडिमेंट्स होते हैं या जो उनकी मिट्टी होती है वो अब पहले यहां तक तो जमीन है ही, अब उसके ऊपर आकर के और जमीन इकट्ठी हो गई, और वो मिट्टी इकट्ठी हो गई, और मिट्टी इकट्ठी हो गई, और मिट्टी इकट्ठी हो गई, तो वो और मिट्टी इकट्ठी हो गई ना, तो दिक्कत हो गई, तो वो जहाज टकरा जाता है। तो फिर यहां पर हमें क्या है, हम पतन बना देते हैं, हम कृत्रिम पतन, हम आर्टिफिशियल पोर्ट बना देते हैं। आपको यहां पे दो तीन बातें क्लियर हुई होगी। पहली बात तो इधर प्राकृतिक पतन ज्यादा क्यों है, क्योंकि इधर नदियों का कम है, तो वो थोड़ा जमीन का जो भाव वो नीचे है और पानी थोड़ा ज्यादा है। इधर वाले में आपको यह है कि यहाँ पे मिट्टी इनके साथ जो आते हैं, निक्षेप आते हैं, जो डिपोजिशन होने के लिए आते हैं वो ज्यादा है, तो उससे एक होता जाता है और एक हम आर्टिफिशियल पतन बनाते हैं। अब ये वाला मानचित्र आप देखो, तूतीकोरन अभी हमने पढ़ा था, कोची वाला, चेन्नई वाला, इन सब पे आर्टिफिशियल लिखा हुआ है। विशाखापट्टनम वाला, पेरादीन, कोलकाता, हल्दिया, ये तो नेचुरल है। फिर मैंगलोर वाला, ये भी आर्टिफिशियल। इधर देखो एक ही आर्टिफिशियल कृत्रिम पतन है, बाकी गोवा, मुंबई, गुजरात, जामनगर, कांडला, मुंद्रा, ये जितने भी है ये सारे के सारे प्राकृतिक है। ओके, विशाखापट्टनम स्थल से घेरा हुआ सुरक्षित पतन है। विशाखापट्टनम क्या है, बहुत गहरा है और अच्छा सुरक्षित पतन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और चेन्नई हमारा सबसे पुराना आर्टिफिशियल पतन है, और मुंबई के बाद सबसे ज्यादा व्यापार इसी पर ही होता है। प्रारंभ में यह पतन लो एशक निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था, लो एशक को निर्यात करने के लिए विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन आगे एक और में पाएगा, मैं उसमें दिखा दूंगा, लो एशक का निर्यात करता है। कोलकाता एक अतः स्थलीय नदी रिवराइन पतन है, मतलब जो किस पे बनाया गया, नदी पे बनाया गया, सागर में नहीं, नदी के ऊपर उसको तैयार करा गया। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। तो वृहद और जो समृद्ध पृष्ठभूमि है उसको सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमा उससे इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, आपको जो भी मैं समझा कर आया क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ज्वारीय पतन है, कौन सा वाला, जो हमने कोलकाता वाले की बात कर रहे हैं वो ज्वारीय पतन है। उसका हुगली के तलछट, हुगली क्या है, हुगली नदी है, उसके तलछट जमा हो जाना, हुगली के साथ जो भी बहता हुआ आ रहा है वो नीचे जमा होता जा रहा है, तो उस तलछट को जमा जो हो रहा है उसको नियमित साफ करना पड़ता है। तो जैसे भाई ये नदी है तो उसके नीचे जो जमा होता जा रहा है तो वो उसको हमें साफ समय समय पर साफ करना पड़ता है। ये अब एक बार मानचित्र पर आ जाओ, ये कोलकाता का आपको दिख रहा है, ये विशाखापट्टनम, ये पारादीप जो उड़ीसा का मैंने आपको बताया था। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। तो हल्दिया सहायक पतन भी बनाया जा रहा है, और हल्दिया भी मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम वायुयान के बारे में देखेंगे और संचार सेवाएं और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। हाँ, कितने जलमार्ग भारत सरकार ने बना रखे हैं, 111 अभी मौजूदा जलमार्ग हैं। और बाकी आप मुझे ये जरूर बताइएगा पतनों वाला आपको कैसे समझ में आया या नहीं समझ में आया, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सामाजिक विज्ञान से अब तो प्यार हो गया या नहीं हुआ वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।